हेलो फ्रेंड्स। स्टडी विद कुमार सौरभ चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरा ये चैनल बिल्कुल डिवोटेड है बिहार से रिलेटेड प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु, अर्थात बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं। इवन जो टीईटी के भी अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें देख सकते हैं, उन्हें भी काफ़ी लाभ मिलेगा। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इसका जो मेरे पढ़ाने का जो लेवल होगा वो जनरली बीपीएससी और बिहार एसएससी और बिहार दरोगा, इससे नीचे का लेवल नहीं रहेगा। तो इनसे जो नीचे वाले भी लोग हैं वो जुड़ के इनसे काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। और मैं जो भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ एमसीक्यू सीरीज, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं पूछी गई है, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो और अन्य पीसीएस का पेपर हो और न स्टेट पीसीएस का और बीपीएससी। तो आइए शुरू करते हैं। इस कड़ी में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हालांकि अब तो 5 ऑप्शन पूछते हैं, इनमें से पूछता है इनमें से एक से अधिक और इनमें से एक से कोई नहीं। तो ये बीपीएससी का पैटर्न है। तो आइए जान लेते हैं, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से सुनिएगा। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है। निर्गुणता, आर्थिक सहयोग एवं विकास, सांस्कृतिक संबंधों का विकास, या देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, राइट। आगे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पंचशील भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता दूसरे देशों के मध्य मित्रता एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का विकास करना है। सामान्यतः यह समझौता जो है भारत और चीन के मध्य 1954 अर्थात 1954 में हुआ था। और इसकी 5 विशेषताएं हैं, ध्यान से सुनिएगा विशेषता। पहला विशेषता इसका यह है कि एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का आदर करना होगा। पारस्परिक अनाक्रमण का आश्वासन, यानी एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। एक दूसरे के आंतरिक मामलों के प्रति तटस्थ रहना होगा। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जैसे ही जम्मू कश्मीर से 370 और 35 हटी, तो जितने भी ओआईसी कंट्री थे, ओआईसी कंट्री में 57 कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इन सबको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी कि क्यों हट गया। तो ये कहता है कि आपको इसमें से मतलब हम अपने टेरिटोरी के अंतर्गत क्या कर रहे हैं इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है समानता व पारस्परिक सहयोग, उसके बाद से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये 5 इसका कैरेक्टरिस्टिक है और ये पूछ भी सकता है, इसमें से 2 कैरेक्टरिस्टिक दे देगा, बोलेगा इनमें से एक से अधिक और इनमें से एक से कोई नहीं। ये बीपीएससी में पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। पंचशील का मुख्य विशेषता यह है कि देश के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, यह 1965 में पाकिस्तानी हमले और देश में सूखे से उपज अनाज संकट से निजात पाने के लिए तथा किसानों की हौसला अफजाई अर्थात मोटिवेट करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। एक क्वेश्चन और आता है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है, तो इसका नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और सब लोग जानते हैं कि गुरुदेव जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने पहली बार गुरुदेव कहा था। ठीक है, क्वेश्चन और बन सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कौन कहे थे, तो महात्मा गांधी कहे थे। अब आ जाइए आगे भी देख लेते हैं क्या क्या है ऑप्शन में। सी राजगोपालाचारी को राजा जी बोला जाता है। ठीक है, और लाला लाजपत राय को क्या बोला जाता है, पंजाब केसरी बोला जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है। बी आर अम्बेडकर कौन थे, तो ये हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा था कि यह भारत के संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से और मिलती है प्रारूप समिति से कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। ध्यान रखिएगा, 6 मेंबर थे और एक अध्यक्ष थे। तो इससे आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, या महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इनके राजनीतिक गुरु कौन थे बताइएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर थे, मदन मोहन मालवीय थे, दादा भाई नौरोजी थे, या गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब गोपाल कृष्ण गोखले से एक
इन्फॉर्मेशन और आती है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसका डिस्कस मैं अपने पहले सेट में, मेरे पहले वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि मैंने कर रखा है। ठीक है। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह जो थे लिबरल पार्टी की ओर से फिंसबरी से ब्रिटेन पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है। और इन्होंने एक थ्योरी दी थी ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, और ये किस बुक में लिखी थी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि भारत का जितना भी जो धन है वो इंग्लैंड जा रहा है, और भारत धीरे 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 सोने की चिड़िया से, वो एक तरीके से क्या उसको बोल सकते हैं, जैसे ही सारा धन चला जाएगा तो गरीब हो जाएगा, तो इसका सिद्धांत दिया था। ठीक है। और यह मुंबई के एलिफिंस्टन कॉलेज में पहले मैथ के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। ठीक है। और एक जानकारी और दादा भाई नौरोजी से है कि दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे। कब कब किए थे? एक 1886 में किए थे कलकत्ता में, दूसरा 1893 में किए थे लाहौर के, और तीसरा किए थे 1906 में। ठीक है। ये भी कलकत्ता, तो याद रखिएगा कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता, 1886, 1893 और 1906। ठीक है। मदन मोहन मालवीय, इन्हें बीएचयू का संस्थापक बोला जाता है। और जो अंबेडकर और गांधी के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था, तो उसमें गांधी जी की ओर से साइन करने वाले भी मदन मोहन मालवीय थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव भी बोला जाता है, और इनको गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, और ये प्रथम भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? साइमन कमीशन पहली बार भारत 3 फरवरी 1928 को आया। तो इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। साइमन कमीशन जिसका गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया था, 1928 में भारत में पहली बार आया। 3 फरवरी 1928, बीपीएससी में एग्जैक्ट डेट भी पूछ देता है। साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ था? तो इसका गठन 1919 के सुधारों की जांच के लिए हुआ था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है। इसलिए भारत में इसका जोरदार विरोध हुआ था, और इसे व्हाइट मैन कमीशन भी बोला गया था। ठीक है। अब आइए आगे, नेक्स्ट, वर्ष 1919 के भारतीय इतिहास से संबंधित क्या है? तो 1919 में क्या हुआ था? तो सबसे विभत्स घटना हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। और इसका एग्जैक्ट डेट है कितना है? 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। तो ये ध्यान रखिएगा इसका। अब आगे आइए, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? ठीक है। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आप सोचिए इसके बारे में कि वंदे मातरम गीत का रचनाकार कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं बता देता हूँ। वंदे मातरम गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। ये जो गीत था वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया था, और इसे भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। आपको इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। अब आइए सरोजनी नायडू के बारे में जानते हैं। सरोजनी नायडू जो थी 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली दूसरी महिला थी और प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत के 3 महिला कौन कौन थी? तो सबसे पहले 1917 में थी, एक सेकेंड, एनी बेसेंट थी। ठीक है। 1917 में एनी बेसेंट। सेकेंड 1925, यहाँ सरोजनी नायडू। थर्ड था 1933, यहाँ थी नेली सेन गुप्ता। तो ये तीनों में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 8 ईयर्स का गैप है, 17, 25, 33। तो ध्यान रखिएगा ये 3 महिलाएं थी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हम आपको बता दिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में बता दिए। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। पाकिस्तान के अलग राज्य का आंदोलन का नेतृत्व किसने रखा था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऑप्शन भी इसका काफ़ी निकट है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये मोहम्मद अली जिन्ना, एकमात्र व्यक्ति, ठीक है, जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा चाहता था। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। पाकिस्तान के अलग राज्य बनाए जाने का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, और ये जो 2 नाम है, आगा खां और सलीमुल्लाह, जो है ये मुस्लिम लीग के निर्माण में अपना योगदान दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 10 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक, इस क्वेश्चन का डिस्कस मैंने कल भी करी। काफ़ी बार पूछा जाता है और पूछ ही लिया जाता है, मतलब मान के चलिए कि बीपीएससी के प्रत्येक एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था उस समय इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो WC बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद पूछा जाता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय कौन वायसराय था, तो याद रखिएगा डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन। अब इसे याद करने का तरीका, चूंकि ये सारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं तो मैं इनके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, बस याद करने के पर्पज से आप ध्यान रखेंगे कि एक डफर पार्टी का स्थापना जो था डफरिन के समय हुआ था। एक डफर पार्टी का स्थापना डफरिन के समय हुआ था। डफर मतलब मूर्ख, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये मतलब याद करवाने के लिए, मूर्ख नहीं था, उस समय बहुत बड़ी संस्था थी और बहुत अच्छी चीज़ थी ये। नेक्स्ट आइए, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खां, इनको सीमांत गांधी बोला जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती नाम से एक संगठन भी बनाया था। खान अब्दुल गफ्फार खान का भारतीय इतिहास में सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़े जाने के उपरांत जो पश्चिमोत्तर भारत था वहाँ लाल कुर्ती नामक एक आंदोलन भी चलाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे है मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान का जन्मदाता है। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से रिलेटेड है। और अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था और काफ़ी बार ये पूछा भी जाता है, तो एक आप बताएंगे कौन था। 1 मिनट का समय है आपके पास, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था वह था, कौन था बताएं, विंस्टन चर्चिल था, ठीक है, विंस्टन चर्चिल। यह 1945 में युद्ध के समाप्ति के बाद लेबर पार्टी जब सत्ता में आई थी तो प्रधानमंत्री बना था। और इसी के पीएम, जब ये पीएम बना था तो उसे भारत आज़ाद हुआ था। और इससे जुड़ी एक फैक्ट और है कि इसने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोला था, काफ़ी बार पूछता है अर्धनग्न फकीर। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि ये क्या बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनको बेलेंटाइन सिरोल बोला था, कौन बोला था, बेलेंटाइन सिरोल। और इसके लिए वो लंदन चले गए थे केस भी करने के लिए, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। अब आइए नेक्स्ट, टीपू सुल्तान, 13 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम में ये अपनी राजधानी बनाया था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट आइए, कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है। गांधार शैली क्या होता है, एक्चुअली में देखिए गांधार शैली को इंडो ग्रीक शैली भी बोला जाता है। गांधार शैली को इंडो ग्रीक शैली भी बोला जाता है, या इसको ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कह सकते हैं। इसका केंद्र बिंदु गंधार था जो भी अफगानिस्तान में, कंधार नाम आपने सुना होगा, ठीक है। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियां जो थी वो काले स्लेट पत्थरों से बनाई जाती थी, पत्थरों को पाषाण भी बोला जाता है। इस कला का सर्वाधिक विकास कुषाणों के शासनकाल में हुआ था। और इससे एक जानकारी और मिली थी कि जो चौथी बुद्ध संगीति हुई थी ईसा से प्रथम शताब्दी पूर्व में, वो कनिष्क के समय हुई थी, कुषाणों के समय हुई थी। और यहीं पे जो बौद्ध धर्म था वो महायान और हीनयान में बट गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया, इसका आंसर देंगे आप लोग। चलिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1858 में नियुक्त किया गया था। 1857 में जो भारत का महान स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का, तो उसके बाद क्या हुआ था कि 1858 अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया को यहाँ का साम्राज्ञी बना दिया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हो गया था। और सारा शासन जो था वो अब वहाँ के महारानी के हाथ में चला गया था। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि किसे कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी, तो 1877 ईस्वी में लॉर्ड लीटन ने महारानी को कैसर हिंद उपाधि का दिल्ली दरबार में आयोजन किया था और वहाँ कैसर हिंद की उपाधि दी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया, ये आंसर दीजिए। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया, ठीक है। तो जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने किया था। इसका कौन सा ऑप्शन होगा, इसका डी आंसर होगा, जयसिंह।
और जंतर मंतर कहाँ कहाँ है, ये हमें ऑप्शन में बताइए, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि जंतर मंतर कहाँ कहाँ है। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने किया था। ये जयपुर के राजा थे और इसके तहत इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जो था दिल्ली, वाराणसी, जयपुर, उज्जैन और मथुरा। तो इससे आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आइए, अब भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन छूट गया था, 6 नंबर क्वेश्चन। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 6 नंबर क्वेश्चन। तो यह प्रस्ताव 1929 में पास किया गया था। इस सेशन की अध्यक्षता जो थे वो जवाहरलाल नेहरू किए थे और यह लाहौर अधिवेशन था। तो इसको पूर्ण स्वराज अधिवेशन भी कहा जाता है, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अब आइए, जो यह सोन नदी लिखा हुआ है, एक्चुअली सोन नहीं है, सीन नदी है। सोन नदी तो इंडिया में बहती है। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो यह जो है सीन नदी जो है वो पेरिस से, पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी। अब आइए इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पे ही बसा हुआ है। रोम, सी ऑप्शन देखिए, रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद लंदन, लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो ये फ्रैंकफर्ट है वह राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये चारों आपका इस तरीके से हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, गोबी मरुस्थल जो है वो कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल कहाँ है? यह चाइना में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया एवं चीन में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल है जो उत्तरी चिली में है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, जो आपका एक ऑप्शन है सिंतो डे सेचूरा, यह जो है उत्तर पश्चिम पेरू में पाया जाता है। ठीक है, पश्चिम अफ्रीका में सहारा और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 19, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और इसका निर्माण 1869 1869 में हुआ था। इसके निर्माण से भारत और यूरोप के बीच करीब 7,000 किलोमीटर की दूरी कम गई। तो इससे इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आइए, मुंडा जनजातियाँ कहाँ बसी है? तो ये थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है। मुंडा जनजातियाँ जो है अधिकांशतः जो थी अविभाजित बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में बसी हुई थी। अब जो है ये झारखंड में हो गई है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लॉ एस्क उपलब्ध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पंजाब में लॉ एस्क नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, समुद्र तल पर पृथ्वी के सबसे निकट स्थान कौन सा है? समुद्र तल पर पृथ्वी के निकट स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये उत्तरी ध्रुव मार दीजिएगा। क्यों होगा इसका व्याख्या सुनिए आप। चूंकि ध्रुवों पे पृथ्वी जो होती है वो बिल्कुल चपटी होती है, जिसके कारण ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र की दूरी न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कहाँ पे पृथ्वी से केंद्र की दूरी और वहाँ की दूरी जो होती है वो मिनिमम होती है, तो ध्रुवों से। और भूमध्य रेखा पर उभार होता है, थोड़ा उठा हुआ होता है, तो वहाँ से पृथ्वी के केंद्र से दूरी सर्वाधिक होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक्चुअली मैप से बताना चाहिए था। आप लोग अपने सामने मैप रख लेंगे। लक्षद्वीप टापू जो है वह दक्षिण पश्चिम भारत में, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप टापू अरब सागर में अवस्थित है, जो दक्षिण पश्चिम भारत में है। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से इतनी जानकारी आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, ओजोन परत क्या बताता है? तो ओजोन परत जो है इसका आंसर डी होगा। पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की एक परत है और यह जो परत है हमें सूर्य द्वारा विकिरित परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, 25 नंबर क्वेश्चन छोड़ दीजिए, अब ये पुराना हो गया। नेक्स्ट आइए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। इनके अध्यक्ष हैं डीपी सिंह, डीपी सिंह, धीरेन्द्र पाल सिंह, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए,
भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, उपराष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति में पढ़ रहा था। इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये बिल्कुल गलत है। भारत का राष्ट्रपति किसी का चुनाव नहीं करता है, किसी का नहीं करता है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। आर्टिकल 66 सब 1 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ध्यान दीजिएगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट आइए, अगर कोई विधेयक धन विधेयक है और लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। धन विधेयक में राज्यसभा को कोई पावर नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 109 सब सेक्शन 5 यह कहता है कि राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है और इसे सलाह दे सकती है, और सलाह मानना ना मानना ये लोकसभा पर निर्भर करता है। और धन विधेयक से संबंधित होल पावर लोकसभा स्पीकर को होता है। ठीक है, ये ध्यान दे दीजिएगा। धन विधेयक का सेक्शन है 110, ये ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 110 में धन विधेयक है। नेक्स्ट आइए, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में? बताएंगे। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा लोकसभा या राज्यसभा किसी में। सिर्फ जो धन विधेयक है वो लोकसभा में लाया जाता है, बाकी जितने भी विधेयक है वो कहीं भी लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 312 जो अखिल भारतीय सेवा है, इसके बारे में होल एंड सोल पावर जो है वो राज्यसभा का है, उच्च सदन का पावर है। ठीक है, आर्टिकल 312 के तहत। और आर्टिकल 312 के तहत 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। IAS है, कौन कौन है? IAS है, IPS है और IFOS है। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। बहुत लोग इंडियन फॉरेन सर्विस मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट आइए, 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, गुवाहाटी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आगे चलते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। और इसमें कोहिमा, नागालैंड का कोहिमा है, नागालैंड जो है उसका कोहिमा जो है वो क्या है? कैपिटल है। ठीक है, और इम्फाल, अगरतला और शिलोंग सर्किट भी न्यायपीठ यहाँ स्थापित है। नेक्स्ट आइए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को किसे सौंपा जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय, सी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट करता है। नेक्स्ट आइए, भारतीय संविधान को भारत के राष्ट्रपति को अधिकार क्या नहीं देता है? ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का, या देश के किसी भाग में आपातकाल लागू करने का। तो आइए, फर्स्ट सही है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है बहुमत दल के नेता को। राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, जब इसका नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्य के निर्वाचन के पश्चात संबंधित राज्य का राज्यपाल बहुमत दल के नेता को CM नियुक्त करता है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, और इतना छोटा अधिकार वो लेगा भी क्यों। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, ये आपको पता ही है। देश के किसी भाग में इमरजेंसी लागू कर सकता है। संविधान में 3 प्रकार का इमरजेंसी का उल्लेख है, कौन कौन सा है? 356, 360। ठीक है, आइए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लागू किया गया? तो ये 1951 में लाया गया, और इसके तहत आर्टिकल 31A, 31B और 9th शेड्यूल जोड़ा गया। 9th शेड्यूल ये बोलता है कि इसमें जो भी कानून रहेगा उसमें उसको आप कोर्ट में वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया था। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31A और 31B तथा 9th शेड्यूल को संविधान में शामिल किया गया। इसके तहत अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक अभिव्यक्ति, वृत्ति, जीविका तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने का भी व्यवस्था किया गया।
नेक्स्ट आइए, सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना था? ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन, सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? तो यह इसका आंसर है सी, 35वां संशोधन के अंतर्गत। लेकिन 35वें संशोधन में यह सह राज्य बना था, एसोसिएट स्टेट बना था, ना कि पूर्ण रूप से बना था। संविधान का 35वां संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा 1974 द्वारा इसे एसोसिएट स्टेट यानी सह राज्य का दर्जा प्राप्त था। किंतु भारत क्षेत्र का यह राज्य 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा 26 अप्रैल 1975 को, ध्यान दीजिएगा, 26 अप्रैल 1975, 26/4/1975 को, और कौन सा स्टेट बना? 22nd स्टेट बना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा डाटा। नेक्स्ट आइए, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो अभी भारत में पंचायती राज है उसके बलवंत राय मेहता थे। ठीक है, एक अशोक मेहता समिति था। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि अशोक मेहता समिति जो थे ये 2 स्तरीय पंचायत के बारे में बताए थे, इसको लागू नहीं किया गया। और अशोक मेहता समिति ही प्रथम बार ये बोले थे कि जो पंचायत का चुनाव होता है उसमें पार्टी को चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन कब लाया गया? 1951 में। ये क्वेश्चन हो गया, फिर से रिपीट हो रहा है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय अभी कितना सर्वोच्च न्यायालय वर्किंग है? तो 24 है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 36 नंबर, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन? बलवंत राय मेहता। ठीक है, नेक्स्ट आइए 37 नंबर क्वेश्चन, सरकार की पंचायती राज प्रणाली के प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो पहला विशेषता, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। सही है, बिल्कुल। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक और आर्थिक। जिला परिषद में इसके सदस्य सांसद के रूप में होते हैं। तो ये तीनों ही सही है, ये ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। 37 और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए, जो बलवंत राय मेहता समिति का सिफारिश के अनुरूप सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया था, और इसके तहत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला, सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज लागू किया गया, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन पूछता है, सबसे प्रथम राजस्थान का नागौर था, सेकेंड आंध्र प्रदेश था। तो ये इंपॉर्टेंट है, और संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में इसकी व्यवस्था की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रहने दीजिए, ये तो खत्म हो गया। अब जीएसटी आ गई है, तो जीएसटी सब कुछ हो गई है, अम्ब्रेला टैक्स हो गई है जीएसटी। नेक्स्ट आइए, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। 1956 से 61 भी चली थी, ठीक है, ये भी सही है। 61 से 66 भी चली थी, ये भी सही है। लेकिन 66 से 71 नहीं चली थी, बीच में योजना अवकाश था 3 साल के लिए, 66 से 69, और फिर चौथी पर पंचवर्षीय योजना 69 से 74 चली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा, डी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका है होमी जहांगीर भाभा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, विक्रम साराभाई को जाता है। विक्रम साराभाई ने भारत के अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान तथा विकास के लिए अथक परिश्रम किया। नेक्स्ट आइए, सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट आइए, ये करेंट अफेयर्स है 42, इसे छोड़ दीजिए, इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन आइए, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये काफ़ी पूछता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, याद दीजिएगा, क्वांटम किसका सिद्धांत था? प्लांक। तो आइंस्टीन ने 1905 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की सफल व्याख्या की थी। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट आइए 44 क्वेश्चन है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर, बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके द्वारा इस्तेमाल की गई, एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, हाँ ठीक है, इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्री को जलाने और पुनः उत्पन्न करने के द्वारा। आइए, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन का उत्पादन होता है,
इसमें क्या होता है, प्लूटोनियम 239 और थोरियम 232 का उपयोग किया जाता है। इसमें कोई मंदक नहीं यूज किया जाता है और इसमें शीतलक के रूप में सोडियम का यूज किया जाता है। तो इससे क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आइए, पाश्चराइजेशन क्या होता है। पाश्चराइजेशन कंसेप्ट जो थे वो लुई पाश्चर लाए थे और इसमें वो उनके अनुसार इसमें दूध को पहले तो बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय के बाद अचानक इसे ठंडा कर लिया जाता है, जिससे जो भी जीवाणु और रोगाणु है मर जाते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर सी सही है। पाश्चीकृत करने के लिए सामान्यतः दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पर आधे घंटे 30 मिनट तक रखकर, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कितनी डिग्री सेल्सियस पे, तो 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट तक रखकर शीतलकों द्वारा अचानक फिर इसे 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लिया जाता है और इस प्रक्रिया में क्या होते हैं, जितने भी रोगाणु जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीबियंस क्या है। एम्फीबियंस उसे कहते हैं जो जल के साथ साथ पृथ्वी पे भी रह सके, तो उसे एम्फीबियन कहते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, देखिए कौन सा आंसर है, क्वेश्चन है डी हो जाएगा, जल एवं स्थल दोनों पे रह सकते हैं। ठीक है, जैसे मेढक एम्फीबियंस होता है। नेक्स्ट आइए, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। ठीक है, दूसरा है यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। तीसरा, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। तो लास्ट सही है, दलदली क्षेत्र मार्सी क्षेत्र में होता है, ये भी सही है। मच्छर द्वारा जानते हैं, मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलाई जाती है, तो ऑप्शन सी से छांट सकते हैं, ए नंबर ऑप्शन गलत है। ठीक है, मलेरिया एनाफिलीज मादा मच्छर के द्वारा काटने से होता है और यह मच्छर जनरली जो है आरबीसी को खाते हैं, आरबीसी को कंज्यूम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आइए, पृथ्वी तक पहुंचने से जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक कितने मिनट लगता है, तो इसे 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। टोटल याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकेंड, और 500 सेकेंड भी आप याद कर सकते हैं, ये बीपीएससी में काफ़ी पूछा गया। आप 8 मिनट ही काफ़ी मत याद कर लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी इसमें ऑप्शन में आंसर दे देगा इनमें से कोई नहीं, तो उसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसे रट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, तो ये लोहा और क्रोमियम का एक एलॉय होता है, मिश्र धातु होता है। तो इसका सी आंसर है। भौतिक परिवर्तन किसका उदाहरण है, तो देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि अगर जो किसी चीज़ से आप किसी चीज़ को परिवर्तित करते हैं तो उसे आप स्वतः पुराने मतलब कि जो पुरानी चीज़ थी, जैसे दूध में चीनी को आप घोलते हैं तो उसको जब बाष्पीकृत कीजिएगा तो पानी उड़ जाएगा और चीनी बच जाएगा, यानी फिर से आप प्राप्त कर सकते हैं उसे, तो उसे बोला जाता है भौतिक परिवर्तन। तो इसमें 50 का देखिए ऑप्शन भी वही दिया है, डी। नेक्स्ट आइए, तब तक कोई प्रक्रिया नहीं है जब भाप उस पर गुजरती है। तो एल्युमिनियम पे आप भाप गुजारिएगा तो एल्युमिनियम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप एल्युमिनियम के बर्तन में खाना वगैरह बनाते हैं तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो कॉमन सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस है। निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है, तो ये प्रसिद्ध थे यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ना कि पृथ्वी के। तो ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसे इग्नोर करें, ये पुराने डाटा पे आधारित है। मैं आगे इस पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमसे जुड़िए। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।